नमस्कार। इस वीडियो में हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार से आ सकता है। प्रश्न यह है कि डिस्क्राइब द माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कस द वेरियस इंटरप्रिटेशन गिवन टू द नेगेटिव रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस। तो चलिए एक डायग्राम के माध्यम से हम माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। चित्र में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि एस एक सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट है। पॉइंट ए पे एक पैरेलल साइड ग्लास प्लेट P1 रखा हुआ है जिसका बैक सरफेस थिनली सिल्वर्ड है। पॉइंट ए से सेम दूरी B और C पर क्रमशः M1 और M2 ये दो मिरर हैं। मिरर M1 और मिरर M2 सेम डिस्टेंस D पर अरेंज किए हुए हैं और एक टेलीस्कोप लगा हुआ है। जब एस से लाइट निकलता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, तो ग्लास प्लेट P1 के पॉइंट ए पे पड़ता है और इसका कुछ भाग ए से बी की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाता है और मिरर M1 पे पड़ता है। मिरर M1 से पुनः रिफ्लेक्ट होकर के और पॉइंट ए पर फिर आता है और वहाँ से रिफ्रैक्ट हो जाता है और टेलीस्कोप की तरफ चला जाता है। उसी तरह मोनोक्रोमेटिक लाइट का कुछ भाग ए से सी की तरफ पॉइंट मिरर M2 की तरफ रिफ्रैक्ट होकर के जाता है और मिरर M2 पर रिफ्लेक्ट हो जाता है और फिर ग्लास प्लेट P1 की बैक सरफेस से रिफ्लेक्ट होकर के टेलीस्कोप की तरफ चला आता है। अब चित्र में आप दो ग्लास प्लेट देख रहे हैं, एक P1 और एक P2, लेकिन यह दो नहीं है, यह एक ही है। P2 चूँकि इसलिए दिखाया गया है क्योंकि ये जो एपरेटस है ये टाइम के साथ मूव कर रहा है, यह स्थिर नहीं है। तो t सेकेंड बाद यानी 1 सेकेंड में मान लें, तो 1 सेकेंड बाद मिरर ये जो ग्लास प्लेट P1 है यह ग्लास प्लेट P2 की तरफ आगे बढ़ जाता है v वेलोसिटी से। मान लिया कि एपरेटस का वेलोसिटी है वो v है और लाइट का वेलोसिटी को हम c से डिनोट करते हैं। तो जब एपरेटस v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा तो जो पॉइंट B है यानी मिरर M1 के पास जो पॉइंट B है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा और B से G की तरफ आएगा। अब ट्रायंगल इसीलिए बनाया गया है। तो B से G की तरफ v वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो B से G का जो डिस्टेंस होगा, तो चूँकि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, टाइम मान लिया 1 सेकेंड है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी v इंटू 1, तो इसका जो डिस्टेंस है वो v हो जाएगा। इसी तरह से जब जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट होकर के A से B की तरफ जाता है, तब तक 1 सेकेंड में B G की तरफ होता है, यानी लाइट जो है वो A से G की तरफ जाता है। तो A से G का जो डिस्टेंस होगा वो C इंटू 1, क्योंकि 1 सेकेंड में देख रहे हैं तो C इंटू 1 C हो जाएगा A से G का जो डिस्टेंस है। इस तरह से A से B का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा √c² माइनस b², क्योंकि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब देखते हैं व्हाट इज माइकलसन मोर्ले इंटरफेरोमीटर। द apparatus used by Michelson and Morley is known as Michelson-Morley interferometer, since it depends upon the principle of interference of light and is shown diagrammatically in figure. Let us consider S is the source of monochromatic light, a parallel beam from which falls upon a thin parallel side glass plate P1, thinly silvered on the back surface. The incident beam is thus split up into two parts at right angle to each other and of equal intensity. A reflected one travelling upward and a refracted one travelling along the original direction. The former suffers reflection at mirror M1 along its own path and gets reflected through P1 onto telescope. The latter similarly gets reflected at mirror M2 and is then reflected downward from the back surface of P1 along the same path as the former to enter the telescope. The two mirrors heavily silvered on the front face to avoid multiple reflections and are arranged at right angle to each other at the same distance d from plate P1. C and B is the velocity of light and apparatus respectively. If B and C be the velocity of apparatus and light respectively, then the time taken by beam to cover the distance d from A to C, say T1, is equal to d by C minus V. And therefore, time taken to cover the distance between C to A
say T2 is equal to d by c plus v. Hence, the total time taken by light to travel from A to C and back, say T is equal to T1 plus T2. अब T1 का वैल्यू हमने निकाला है d बाई सी माइनस भी और T2 का वैल्यू निकाला है d बाई सी प्लस भी। इस प्रकार T इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई सी माइनस भी प्लस डी बाई सी प्लस भी। अब c माइनस भी और c प्लस भी का एलसीएम हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा d इंटू अंडर ब्रैकेट सी प्लस भी प्लस सी माइनस भी बाई सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। इस प्रकार प्लस भी माइनस भी स्वतः कैंसिल हो जाएंगे और c प्लस सी हो जाएगा 2c। इस प्रकार t इज इक्वल टू हो जाएगा 2cd बाई सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। अब हम सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर में से सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा t इज इक्वल टू 2cd बाई सी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। हेंस t इज इक्वल टू 2d बाई सी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1। चूँकि 2cd बाई सी स्क्वायर इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर था, इसलिए सी स्क्वायर सी से एक बार में पावर कैंसिल हो जाएगा और 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को जब हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो पावर माइनस 1 हो जाएगा। नाउ टाइम टेकन बाई बीम टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी एंड बी टू ए इज सेम डी बाई सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर बिकॉज द ईथर ड्रिफ्ट माइनस बी इज along ए बी। Therefore, total time taken by beam of light to A to B and back say T dash is equal to T1 dash plus T2 dash। चूँकि T1 dash और T2 dash दोनों इक्वल है इसलिए T dash is equal to हो जाएगा 2T1 dash और T1 dash का वैल्यू है d बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। इस प्रकार T1 dash हो जाएगा 2d बाई अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर। इस प्रकार हम सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर से अगर सी स्क्वायर को कॉमन लेंगे और स्क्वायर रूट से बाहर करेंगे तो टी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2d बाई सी अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2d बाई सी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2। दिस डिफरेंस टाइम से डेल टी, इसलिए डेल टी हो जाएगा टी माइनस टी डैश। अब t का वैल्यू हमने निकाला है और t डैश का भी वैल्यू निकाला है, दोनों को बारी बारी से पुट कर देंगे। इस प्रकार डेल टी इज इक्वल टू 2d बाई सी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1 माइनस 2d बाई सी इंटू अंडर ब्रैकेट 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर टू दी पावर माइनस 1/2 हो जाएगा। चूँकि v का वैल्यू c के वैल्यू से बहुत छोटा है इसलिए जब हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो डेल टी का वैल्यू हो जाएगा 2d बाई सी अंडर ब्रैकेट 1 प्लस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 2d बाई सी 1 प्लस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस भी स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। इस प्रकार जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो डेल टी का वैल्यू आ जाएगा 2d बाई सी इंटू भी स्क्वायर 2 माइनस 1 बाई 2c स्क्वायर, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा और फिर इसको लिख सकते हैं डेल टी इज इक्वल टू डी भी स्क्वायर बाई सी क्यू। हेंस डेल टी इज इक्वल टू डी भी स्क्वायर बाई सी क्यू एंड देयर फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाई लाइट इन टाइम डेल टी इज इक्वल टू डी भी स्क्वायर बाई सी क्यू इंटू सी एंड हेंस डेल टी इज इक्वल टू डी भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। द apparatus is now turned through 90 degree so that AB becomes into the line of motion and AC perpendicular to it, so that the optical path AC by the same amount dB square by 2c, the total path difference introduced between the two beams by 2 dB square by c square. Naturally, therefore, interference pattern in the field of view of the telescope will shift a little, say through n fringes. Since for a path difference equal to one wavelength lambda, the pattern shift through one fringe, its shift through n fringes indicates a path difference n lambda. We therefore have n lambda is equal to 2 dV square by c square. So n is equal to 2 dV square by c square lambda. Michelson and Morley used in their experiment d is equal to 11 meters, c is equal to 3 into 10 to the power 10 centimeter per second,
v is equal to 3 into 10 to the power 6 centimeter per second, lambda is equal to 6 into 10 to the power minus 5 सेंटीमीटर फॉर सोडियम लाइट। उपरोक्त फार्मूला में जब हम सबका वैल्यू पुट करेंगे तो n इज इक्वल टू निकल के आएगा 0.37, जो लगभग बराबर है 0.4 के, विच कुड बी एक्यूरेटली मेजर्ड इन व्यू ऑफ द हाई सेंसिटिविटी ऑफ द apparatus capable of measuring a shift as small as 1/100th of a fringe. Explanation of the negative result. First, ether drag hypothesis. The moving earth completely drags the ether with it, so that there is no relative motion between the two, and hence the question of shift does not arise. But this explanation was not accepted for two reasons. First reason, it goes against the observed aberration of light from stars. Second reason, Fizeau had experimentally shown that a moving body could drag the light wave only partially. Second explanation, Fitzgerald-Lorentz contradiction hypothesis. Fitzgerald and Lorentz independently put on other hypotheses that all material bodies moving through ether are contracted in the direction of motion by a factor under square root 1 minus v square by c square. It is easily seen that such a contraction in the interferometer would equalize the time t1 and t2, and no fringe shift would be expected. Third explanation of result. The correct and simple explanation for the negative result of Michelson-Morley experiment is given by Einstein. He proposed that the motion through ether is a meaningless concept. Only motion relative to a frame of reference has physical significance. It is impossible to perform any experiment for detecting Earth's motion through ether. This idea was ultimately developed in the theory of relativity. आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।